Hello friends, after the cell wall and cell membrane in the chapter the cell the unit of life, now we'll enter into the cytoplasm. अब हम लोग जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेंगे. ओके, सो दिस इज योर साइटोप्लाज्म. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? The content which is present outside the nucleus, ये वाला, इसको हम लोग जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं. ओके, अब साइटोप्लाज्म को अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस हो गया बेटा, और ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया. साइटोप्लाज्म को क्वेश्चन यहां से बनेगा कि इट इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज. यानी कि जितनी भी गतिविधियां होती हैं सेल की, वो सब आपकी साइटोप्लाज्म में ही होती हैं. एरेना का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, वी कैन से इट. ओके, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर की सारी गतिविधियाँ मैक्सिमम होती है, वो कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म. नोट कर लेना, क्वेश्चन आता है. अब मैंने साइटोप्लाज्म से बोला कि जब सेल यूँ रहेगी तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग ऐसे रहेंगे, लेकिन जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो सेल यूँ हो जाती है. उन्होंने बोला हाँ सर. तो मैंने कि फिर वो सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल के कारण आ जाने चाहिए. उन्होंने बोली सर ऐसा नहीं होता है, बल्कि सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट का, सूक्ष्म तंतुओं का षटकोणीय जाल पाया जाता है. ये रहा, ये षटकोणीय जाल पाया जाता है. ये रहा, ये षटकोणीय जाल जो होता है, ये तंतु जो होते हैं, ये तंतु जो है एक प्रोटीन के बने होते हैं. ये हमने तंतु षटकोणीय वाले बना दिए, और इन्हीं के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सपोज करो माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी पोजीशन यहाँ पर है तो यहाँ पर ही पड़ा रहेगा. कोई दूसरा कोशिकांग है तो इन जालों के अंदर फंसकर अपनी यथास्थिति को बनाए रखता है. ये छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, यह एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं. एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं. अब ये जो एक्टिन प्रोटीन है, ये हमारी मसल्स के अंदर भी मिलता है. एक्टिन और मायोसिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने. दोनों मिलकर एक्टोमायोसिन बनाते हैं, जिससे कि पेशी संकुचन होता है. परंतु यहाँ पर ये ट्यूब्यूल एक जाल बना रहे हैं, और इस जाल को, इस नेटवर्क को हम लोग माइक्रो ट्रेबिक्यूलर लैटिस कहते हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो जाल बना हुआ है, ये जाल बनाया, इन जालों के बीच में कुछ दूसरे मध्यवर्ती तंतु भी देखने को मिलते हैं. यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मिलते हैं, जो मैं लाल रंग से शो कर रहा हूं. ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है बेटा. इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना था कि ये मध्यवर्ती तंतु जो होते हैं माइक्रोट्रेबिकुलर लैटिस के बीच में पड़े होते हैं लाल रंग के, इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ओके, मध्यवर्ती तंतु ये हो गए. ये किसके बने होते हैं? तो ये किसके बने होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बना था. तो मेड अप ऑफ कैरेटिन, ये कैरेटिन के बने हुए होते हैं. ये साइटोप्लाज्म में बात हो चुकी. इट इज द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज. ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंपाउंड्स विल बी अवेलेबल हियर. हर प्रकार का यौगिक यहां पर देखने को मिलेगा. इसके पश्चात अब हम बात करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है
इसके बारे में पोर्टर ने बताया था। तो आंसर है डिस्कवर्ड बाय पोर्टर। हो गया। दूसरी बात, आप अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदेव जालिका को देखोगे तो वो हमको ऐसी नजर आती है बेटा, ये रही। एक्चुअली इट इज फॉर्मिंग द इंटर कम्युनिकेटिंग चैनल। यह कोशिका के अंदर इंटर कम्युनिकेटिंग, अंतर संवहनी चैनल को बना रहा है। इसमें से ये वेसाइकल्स निकलती हैं और ये वेसाइकल्स जो होती हैं ये गोल्जी बॉडी में जाकर अपने अवयवों को दे देती है। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितनी झिल्लियों से घिरी हुई है, एक से या दो से? तो आंसर होगा एक। तो आंसर हुआ बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, यानी कि एकल इकाई झिल्ली से यह घिरी हुई रहती है। ओके। अब ये जो ईआर होती है इसके अंदर भी 3 कंपोनेंट होते हैं। सिस्टर्नी, नंबर 2 नलिका यानी कि ट्यूब्यूल, एंड नंबर 3 वेसाइकल पाए जाते हैं। ओके। अब ईआर जो होती है इसको मेम्ब्रेन फैक्ट्री भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेम्ब्रेन फैक्ट्री। जितने भी कोशिकांग है, चाहे वो केंद्र की क्यों ना हो, उनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वह गोल्जी बॉडी के साथ में मिलकर आपको फ्रैग्मोप्लास्ट देती है बेटा। तो ये फ्रैग्मोप्लास्ट दे दिया, जो कि प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस के समय सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। सो दिस इज योर सेल प्लेट फॉर्मेशन। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट कि ईआर जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। ये ईआर को अगर आप देखोगे तो ये 2 प्रकार की होगी। जैसे एक ईआर इधर से आई जिसका संबंध जो है गोल्जी बॉडी से हो रहा है। इसके ऊपर आपको मैंने हरे रंग के ये राइबोसोम के दाने बताए। तो ये कैसी हो गई? अब ये रफ हो गई। और इसके ऊपर दाने नहीं है राइबोसोम के, तो ये कैसी हो गई? स्मूथ हो गई। तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 2 प्रकार की हुई बेटा। एक हुई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये तो कैसी हुई? चिकनी। और ये कौन सी हुई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि खुरदुरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होता है और इसके अंदर राइबोसोम नहीं होता है सतह पर। ओके। अब मैंने इस खुरदुरी वाली से पूछा, मैंने कि भाई तुम ईआर ये रही, अगर तुम्हारे पास में ऊपर राइबोसोम नहीं है तो तुम चिकनी कहलाओगी, और अगर राइबोसोम हुए तो तुम खुरदुरी कहलाओगी। मैंने कि राइबोसोम जो है वह ये रहा। ओके। दिस इज योर व्हाट? राइबोसोम। तो मैंने पूछा ये राइबोसोम जो होता है वो ईआर के ऊपर केवल बैठा रहता है क्या, या किसी की सहायता से चिपका रहता है? उसने बोली सर एक प्रोटीन होता है, ये रहा, इसको बोलते हैं राइबोफोरिन प्रोटीन। राइबोफोरिन प्रोटीन होता है जो कि एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ओके। तो मैंने फिर बोला इसको, भाई तेरे पास में राइबोसोम है और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो फिर जो भी कुछ प्रोटीन बनता है वो ईआर में आ जाता होगा कि यस सर।
तो मैंने कि इसका मतलब आपका फंक्शन या कार्य मेनली क्या हुआ, प्रोटीन कंटेंट बनाने का, प्रोटीन कंटेंट बनाने का कार्य हुआ। ओके। और जो चिकनी होती है उसमें राइबोसोम नहीं है, तो मैंने पूछा भाई तुम फिर क्या करती हो कि सर हम प्रोटीन नहीं देते, हम श्रवण करते हैं, हम सिक्रीशन करते हैं। तो ये सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं ये, फैटी एसिड, हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड का ये श्रवण करते हैं। तो यहां से आपका क्वेश्चन नीट के अंदर बनता है। सो आई हैव केप्ट इट हियर 3 स्टार्स। 3 स्टार का मतलब होगा कि यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। राइबोफ्लोरिन के बारे में तो उन्होंने बता भी नहीं रखा अपन लोगों को अपनी एनसीईआरटी की किताब के अंदर। अब अपन बात करेंगे कि जो ईआर है वह ये ईआर रही। ओके। और इस ईआर को हमने होमोजेनाइज किया। होमोजेनाइज का मतलब हो गया कि हमने इसका समांगीकरण किया, होमोजेनाइजेशन, यानी कि समांगीकरण किया। ओके। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे सेवइयाँ होती हैं, कटोरे के अंदर पड़ी हुई है या प्लेट के अंदर पड़ी हुई है सेवइयाँ, और आपने उसको चाकू से चॉप कर दिया तो छोटे छोटे से टुकड़े बन गए। तो जब हम इसका समांगीकरण करते हैं तो छोटी छोटी सी संरचनाएं बन जाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म काय। एंड में दे रखा है ये पॉइंट उन्होंने, ये सूक्ष्म काय। ओके। अब ये सूक्ष्म काय जो होते हैं, सपोज करो ये एक सूक्ष्म काय बना, मैंने इसके अंदर देखा कि पेरोक्साइड पैदा करने वाले एंजाइम उपस्थित हो गए, पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम जमा हो गए। तो इसको साइंटिस्ट लोगों ने क्या नाम दे दिया, पेरोक्सीसोम नाम दे दिया। अब लगे हाथ इसके फंक्शंस भी पढ़ लो, आते हैं ये पॉइंट सारे के सारे। मैंने बोला पेरोक्सीसोम से आप क्या काम करते हो, तो इसने बोला कि सर हम लोग जो है प्रकाशीय श्वसन करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। मैंने कि ये क्या होता है, कि सर ये आप जो है रेस्पिरेशन के चैप्टर के अंदर बच्चों को समझाओगे। दूसरी एक बॉडी बनी, ये रही, इसके अंदर फैट जमा हो गई। क्या जमा हो गई, वसा। तो मैंने कहा भाई आप क्या बन गए, कि सर आप मुझे स्फेरोसोम कह सकते हो। सो दिस इज योर स्फेरोसोम। ओके। अब स्फेरोसोम में से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जब सेल का अध्ययन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्टेन्स की आवश्यकता होती है, एसिडिक स्टेन एंड बेसिक स्टेन। क्वेश्चन ये भी बनता है स्फेरोसोम में जिसमें कि वसा संचय होती है, जैसे तिल्ली है, मूंगफली है, नारियल जिसमें से नारियल का तेल निकलता है, जितनी भी चिकनी चीज़ें होती है उनके अंदर स्फेरोसोम की संख्या बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर वसा संचय होती है। क्वेश्चन ये बनता है कि स्फेरोसोम जो है उसके अभिरंजन, उसका स्टेनिंग किससे किया जाता है, तो आंसर होता है स्टेन्ड बाय, हरा वाला, स्टेन्ड बाय ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज देयर। देन कम्स योर पेरोक्सीसोम हो गया, स्फेरोसोम हो गया। अब हम ले लेते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम ये जो होता है ये ग्लाइकोलेट साइकिल के लिए उत्तरदायी होता है और यह एब्सेंट इन एनिमल, यानी कि एनिमल्स के अंदर यह एब्सेंट होता है। हो गया बेटा, तो पेरोक्सीसोम हो गया, ग्लाइऑक्सीसोम हो गया,
स्फेरोजोम हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल नई है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान अगर अपन ले लेते हैं तो नो हार्म इन दैट, बट वी शुड स्टिक टू द एनसीईआरटी। लेकिन हमें केवल एनसीईआरटी को ही तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी होते हैं बेटा ये एनसीईआरटी में से पूछते हैं, परंतु अब इन्होंने एम्स को भी इसमें डाल दिया है, तो एम्स वालों के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो वो स्पेशल पूछेगा ही। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर सेल ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड योर लोमाजोम। ये लोमाजोम की मैं बात कर रहा हूं, लोमाजोम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर होता है प्रेजेंट इन फंगल सेल, यानी कि कवक कोशिका में पाया जाता है। कवक कोशिका में, कवक कोशिका यानी कि प्लांट सेल। प्लांट सेल है तो क्या मिलेगा? सेल वॉल मिलेगी। सो दिस इज योर व्हाट? सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन हो गई। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य में, दैट इज बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, यू विल फाइंड सम वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। दीज आर योर वैक्यूल्स। और इन्हीं वैक्यूल्स को हम लोग लोमाजोम कहते हैं। 2 लाइन का मैटर है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछ लिया कि लोमाजोम आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप बोलोगे फंगल सेल में। कहाँ मिलते हैं? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में हमको यह देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी को हम लोग हिंदी में गोल्जी काय भी कहते हैं। सो नाउ we are going to talk about Golgi body. इसको बेकर्स बॉडी भी कहते हैं। बेकर्स बॉडी भी कहते हैं। इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ओके, अब जो गोल्जी बॉडी होती है वो कहाँ होती है? चलो इसे चित्र में बता देता हूँ। ये हमारे पास में न्यूक्लियस के पास में थैलियों के समान उपस्थित होती है। एक बात ध्यान रखना, नीट के अंदर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम देते हैं, गोल्जी बॉडी का कभी नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो डायग्राम ऐसा लगता है मानो कि गोल्जी बॉडी पड़ी हुई है, मगर इनफैक्ट इट इज़ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चित्र देख लेना बेटा, है ना। तो डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अगर पौधों के अंदर बात करते हैं, इन प्लांट्स, तो इसी गोल्जी बॉडी को हम लोग डिक्टियोजोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम कहते हैं। बताऊंगा अभी। अब सबसे पहले पॉइंट कि हु डिस्कवर्ड, तो आंसर हुआ डिस्कवर्ड बाय L.S. जॉर्ज। तो फिर इसको गोल्जी काय नाम क्यों दिया गया? लोग कहते हैं कि कैमिलो गोल्जी के नाम पर इसको नाम दिया गया गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। एक्चुअली कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की, आउल की नर्व सेल्स के अंदर उपस्थित जो गोल्जी बॉडी थी उसके ऊपर बहुत अधिक वर्क किया, एंड ही डिड ए ट्रिमेंडस जॉब इन द फील्ड ऑफ गोल्जी बॉडी। तो उन्होंने बोली यार क्रेडिट तो इसको दे दो, इसलिए इसका नामांकन जो है वो कैमिलो गोल्जी के नाम पर रख दिया गया। ठीक, तो अनदर पर्सन वॉज कैमिलो गोल्जी, वर्कड अ लॉट ऑन इट, उसके ऊपर उसने जो है खूब कार्य किया। अब गोल्जी बॉडी जो होती है उसके पास में अभी मैंने बताया था ये ER आती है, और ER इन वेसाइकल्स के द्वारा
गोल्जी बॉडी को अपने अवयव प्रदान कर देती है, चाहे वो फैटी एसिड हो, स्टेरॉइड्स हो, हार्मोन्स हो, प्रोटीन हो, कोई भी हो, वो सब किस में दे दिया जाएगा? गोल्जी बॉडी के अंदर दे दिया जाएगा। अब गोल्जी बॉडी से मैंने पूछा भाई तुम जो है किसके संपर्क में हो? तो उसने बोला कि सर मैं गोल्जी ईआर के संपर्क में हूँ। मैंने कि ईआर के ऊपर तो एक ही झिल्ली मैंने बच्चों को बताई कि सर मेरे ऊपर भी एक ही झिल्ली होती है। आया? तो ये झिल्लियाँ जो है आपस में विभिन्न कोशिकांगों की सहसंबंधित होती हैं टू परफॉर्म द जॉब एफिशिएंटली। ये वाला भाग जो होता है गोल्जी बॉडी का, इसको बोलते हैं सिस फेस, और ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि ये जो कॉन्वेक्स है, इट इज अ कॉनकेव कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। ये कॉन्वेक्स भाग जो है इसको हमारी किताब कह रही है कि ये फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है, निर्माणकारी संरचना। सो दिस इज योर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। तो यहां से अवयव इधर आ गए, बन कर आ रहे, निर्माण हो रहा है यहां पर, तो इसको फॉर्मिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये ट्रांस फेस जो होता है इसको मैचुरेशन फेस कहते हैं। मैचुरेशन या मैचुरिंग फेस, यहां पर जो अवयव होते हैं उनका परिपक्वन होता है। तो गोल्जी बॉडी से मैंने पूछा तू करती क्या है? इसने बोली कि सर मेरा जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज एंड पैकेजिंग, यानी कि जो भी कुछ ईआर बनाकर देती है उसको मैं स्टोर करती हूँ, और स्टोर करने के बाद में मैं उसके पैकेजिंग करती हूँ, और पैकेजिंग करने के बाद में या तो लाइसोसोम के थ्रू उस पदार्थ को बाहर निकाल देती हूँ, या फिर मैं रिक्तिका के अंदर उसको डालकर बाहर निकाल देती हूँ। सो मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज नंबर 1 स्टोरेज and number 2 packaging the material, packaging the material. ओके? अब क्या हुआ, गोल्जी बॉडी को अगर अपन देखें तो इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान 3 संरचनाएं देखने को मिलती हैं। एक कहलाती है सिस्टर्नी, एक कहलाती है ट्यूब्यूल, और एक कहलाती है वेसाइकल। ये आपकी सिस्टर्नी है, दिस इज योर सिस्टर्नी, सबसे बड़ी है। मुख्य भाग इन तीनों में से गोल्जी बॉडी का कौन हुआ? सिस्टर्नी। तो इसीलिए मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी किसको कहा गया है? मुख्य क्रियात्मक इकाई किसको कहा गया है? सिस्टर्नी को कहा गया है। ओके? अब क्या हुआ, इसी के अगल बगल ये छोटी छोटी सी नलिकाएं होती हैं, ये नलिकाएं, इनको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? ट्यूब्यूल कहते हैं। अब इसके अंदर पिंचिंग ऑफ होगी। पिंचिंग ऑफ का मतलब अपन ने यहाँ से इसको दबाया, तो दबाने पर क्या होगा? ये हमने इसको दबाया तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बाहर आ गई। ऐसे ही हमने भी इसको यहाँ पर दबाया तो ये एक स्ट्रक्चर बाहर आएगी, ये वाली, ये आ गई। मैंने इनसे पूछा, मैंने कि भाई आप कौन हो? इसने बोली सर मेरे अंदर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम भर के आए हैं, तो आई विल बिहेव जस्ट लाइक अ लाइसोसोम। यानी कि गोल्जी बॉडी से कौन बना? लाइसोसोम बना। और इनको अपन लोगों ने क्या कहा? वेसाइकिल। तो गोल्जी बॉडी में 3 चीजें सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसाइकिल होते हैं। ट्यूब्यूल एंड वेसाइकिल होते हैं। सिस्टर्नी इज द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ द गोल्जी बॉडी। मैंने कि ये क्या है? कि सर इसमें कोई एंजाइम नहीं आया, ये इसने वैक्यूल यानी कि रिक्तिका का निर्माण किया। आई बात समझ में? तो गोल्जी बॉडी के 3 भाग, मेन फंक्शनल यूनिट कौन? सिस्टर्नी, ऊपर वाला सिस फेस, नीचे वाला ट्रांसफेस। सिस फेस को फॉर्मिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, ट्रांसफेस को मैचरिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम और वैक्यूल का निर्माण होता है। अब ये लाइसोसोम भी जो होते हैं बेटा, जैसे ये प्राइमरी लाइसोसोम बना,
तो प्राइमरी लाइसोसोम से मैंने पूछा भाई आपको प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, तो उसने बोली कि सर मेरे अंदर अभी केवल एक ही प्रकार के एंजाइम हैं, इसलिए लोग मुझे प्राइमरी लाइसोसोम कह रहे हैं। सो दिस इज योर प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर सपोज करो ए प्रकार का एंजाइम है और एक और लाइसोसोम आया जिसमें बी प्रकार के एंजाइम थे, वो भी प्राइमरी, उसमें भी एक जैसे थे, उसमें भी एक जैसे थे। तो दिस इज योर प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये दोनों लाइसोसोम जो है बेटा मिल गए, तो इसमें ए और बी आ गया। ए और बी आने पर अब ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम हम इसको कहेंगे। ओके, अब ये पढ़ेंगे अपन लोग लाइसोसोम के बारे में। ईआर पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया, फिर अपन लाइसोसोम, देन विल टॉक अबाउट द वैक्यूल एंड देन विल टॉक अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो लाइसोसोम हो गया, ये हो गया। अब क्या हुआ कि जो गोल्जी बॉडी होती है उसके क्या कार्य होते हैं, यानी क्या क्या चीज़ों का निर्माण करती है। तो पहली चीज़ एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम का निर्माण करती है। एक्रोसोम याद करो, शुक्राणु के आगे एक टोपी होती है, इसी को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। दूसरा पॉइंट, योग का निर्माण, योग फॉर्मेशन करती है। ओके, योग फॉर्मेशन अंडे के अंदर जो पीला पदार्थ होता है उसको अपन योग कहते हैं। तीसरा मेलानिन फॉर्मेशन, वर्णक। ओके, तो ये जो है फंक्शंस परफॉर्म करती है। हार्मोन्स भी बनाती है, 4 नंबर हार्मोन्स भी बना के देगी ये अपने को। 5 नंबर एंजाइम भी तो बने, लाइसोसोम में आए कि नहीं आए, ये आ गए हमारे पास में। अब बात चलती है कि एक वैज्ञानिक था, उसने क्या करा कि एक सेल के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला, किसमें, गोल्जी बॉडी में। ये सेल थी, उसके अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला तो क्या हुआ, ये वाला, ये इसकी जो डॉटर सेल थी उसकी सेल वॉल के अंदर आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखने को मिला। तो साइंटिस्ट ने बोला इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का सिक्रीशन भी हमारी जो है गोल्जी बॉडी करती है, कि गोल्जी बॉडी के थ्रू ही तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सेल वॉल के अंदर आया। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, और सेल्यूलोज क्या चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट। इससे ये सिद्ध हुआ कि गोल्जी बॉडी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट का श्रवण भी करती है। इट ऑल्सो सीक्रेट द कार्बोहाइड्रेट। गोल्जी बॉडी को हम लोग प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक भी कहते हैं। वेरी गुड पॉइंट। क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं आपको। देखिए, गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, यानी कि बृहद अणुओं का मुख्य निदेशक किसको कहा गया है, गोल्जी बॉडी को। मैंने बोला भाई ऐसा क्या बात हुई गोल्जी बॉडी, कि सर देखो ईआर के थ्रू बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं, प्रोटीन भी आता है, कार्बोहाइड्रेट भी आ रहा है, फैट भी आता है, सब चीज़ आती है। फैट कम होती है, फैट तो देने का काम हमारा एसईआर करती है। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल यहाँ से मैं इधर देता हूँ, इधर से फिर ये जाते हैं। इसका मतलब एक उस पुलिस वाले की तरह हो गया जो चौराहे की तरह चौराहे पर खड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी गाड़ियों को आवागमन को नियंत्रित कर रहा है। इसीलिए गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे वैक्यूल की, और वैक्यूल के बाद में वी विल टॉक अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। थैंक यू।